हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विथ हेमंत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो डेली 11 बजे रात को क्लास चलेगी, ये प्रीमियर क्लास होगी, आधे घंटे की क्लास होगी। और इसमें जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो पिछले किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी भी, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हुआ है, जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका जो किरण की बुक आती है, उस बुक के सारे क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। मतलब अब पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन इस बार क्या किया हूँ, 4-5 वीडियो को एक साथ मर्ज करके जो क्लास है वो काफ़ी लंबी बना दी गई, जिससे आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी कई वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप मुझे डेली सुबह 9 बजे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, या सिंपल आप हेमंत कुमार मिश्रा सर्च करोगे तो आपको जो है मेरी क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी। डेली सुबह 9 बजे एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, जो अभी आपका एग्जाम होना है उसका टेस्ट होता है। तो अगर आपसे कोड पूछे तो स्टडी 19 कोड आपको अप्लाई करना है। वो कोड अप्लाई करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल ये कोड जब आप अप्लाई करोगे ना, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं सभी स्पेशल क्लास ही लेता हूँ, जिससे आपको कोई पेमेंट ना करना पड़े। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। कहाँ स्थापित है, तो चिल्का झील के बारे में सबको पता है कि ये चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थापित है, उड़ीसा राज्य में स्थापित है। और इसका विस्तार जो है 1100 वर्ग किलोमीटर तक है। मीन्स ये जो है 1100 वर्ग किलोमीटर तक है। कभी कभी जिलों के बारे में इनका नाम पूछ देता है कि ये चिल्का झील किन किन जिलों में विस्तार है, किन किन जिलों से है। तो पुरी, उड़ीसा का एक पुरी जिला है, दूसरा खुर्दा जिला है और तीसरा गंजाम करके जिला है। तो इन तीनों जिला में जो आपका चिल्का झील है वो विस्तृत है। मैप में देखते हैं, देखिए ये उड़ीसा राज्य है और ये पॉइंट जो है आपका पूरा चिल्का झील है, चिल्का लेक का ये पूरा पॉइंट है। तो यहां से आपके दिमाग में अभी ये सेट हो गया होगा कि ये उड़ीसा राज्य में उड़ीसा स्टेट के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिले में स्थित है, 1100 किलोमीटर में फैली हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है कैलाश पर्वत श्रृंखला के कोमांगडुंग हिमनद से है। कहां से? कोमांगडुंग। तो इसका आंसर क्या होगा? कोमांगडुन। ये कोमांगडुन कहां पे? कैलाश पर्वत श्रृंखला, ये समय चीन में आता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है वो चीन में है और ये मानसरोवर के निकट है। कहां पे है? मानसरोवर के निकट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में कहां से ये टच करती है। देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी कहीं इस पॉइंट से निकलती है, जो कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर के पास कोमांगडुंग स्थान है यहाँ पे। और ये आते हुए भारत में जो पासीघाट से एंट्री करती है। देखिए ये एंट्री जो है पासीघाट से डिब्रूगढ़, नियामती, तेजपुर, गुवाहाटी होते हुए ये बांग्लादेश के अंदर से बे ऑफ बंगाल चली जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा रास्ता था मैप के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है। तो देखिए भूकंप के बारे में आप सब लोग को पता होगा, एक जनरल नॉलेज तो होगी, लेकिन भूकंप आता क्यों है, किस चीज की वजह से आता है, तो फॉल्ट की वजह से आता है। अब फॉल्ट क्या होते हैं फिगर में समझते हैं। ये देखिए 3 तरह के बेसिकली फॉल्ट होते हैं, रिवर्स फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट एंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। क्या होता है ये देखिए, ये नीचे से जो इनके बीच की ये डिस्टेंस है बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कंपन बढ़ने लगती है। सेम इधर है, ये जो फॉरवर्ड फॉल्ट है जिसको नॉर्मल फॉल्ट करते हैं, यहां से ये अपर साइड हो जाता है और ये डाउन साइड, और स्ट्राइक स्ट्रिप फॉल्ट। तो इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है। क्वेश्चन क्या केवल आता है कि भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे मापा जाता है, किससे होता है। एक मापा जाता है पूछा जाता है, दूसरा किससे होता है। तो किससे होता है, ये फॉल्ट से रिलेटेड होता है। नई आर्थिक नीति किसने शुरू की, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि नई आर्थिक नीति जो है किसने शुरू की थी। तो देखते हैं, नई आर्थिक नीति जो है व्लादिमीर इलिच लेनिन। मींस इसका आंसर क्या होगा? लेनिन पार्ट 1। इनका पूरा क्या नाम है? व्लादिमीर इलिच लेनिन। अब व्लादिमीर नाम से गेस करने वाले गेस कर देते होंगे कि ये रूस से वास्ता रखते हैं, तो ये बात सही है। ये जो है रूस से ही रखते हैं। ये जो है आधुनिक कम्युनिस्ट रूस के संस्थापक थे।
कहाँ के संस्थापक थे? ये आधुनिक कम्युनिस्ट रूस के संस्थापक थे और ये अक्टूबर 1917 के रूसी क्रांति के नेता थे। अक्टूबर 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसके नेता भी थे व्लादिमीर इलिच लेनिन। और इन्होंने जो है रूस को जो है जारों के चंगुल से मुक्त कराया। जारों के चंगुल से मुक्त करा के ये प्रथम कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया भी थे। किसके मुखिया थे? प्रथम कम्युनिस्ट सरकार के। तो ये थोड़ी जानकारी थी लेनिन के बारे में, जिन्होंने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी। लेनिन इंट्रोड्यूस द एनईपी इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी। जापान का प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कहाँ पे स्थित है? कोबो। तो इसका आंसर क्या होगा? कोबो में है। ये स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। आ भी जाए तो आप छोड़ दीजिएगा 1 से 2 क्वेश्चन। ये बायो से रिलेटेड है। मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलाता है, इसकी खोज किसने की थी? इस बात की खोज किसने की थी कि मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज से फैलाता है? तो इसकी खोज जो है की थी रोनाल्ड रॉस ने। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, रोनाल्ड रॉस। और इनका जन्म 1857 में अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा। और ये एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण का खोज किया था। 1796 में टीकाकरण का खोज किया था इन्होंने। लुई पास्चर जो है फ्रांस वैज्ञानिक है। एडवर्ड जेनर आपके ब्रिटिश हैं, लुई पास्चर फ्रांस हैं। और इन्होंने रैबिज टीके की खोज की थी। 1860 में की थी रैबिज टीके की खोज। और इसके बाद आते हैं रॉबर्ट कोच। ये जो है जर्मनी के थे। लुई पास्चर कहाँ के थे? फ्रांस के। रॉबर्ट कोच जो है जर्मनी के थे। इन्होंने 1877 में हैजा टीबी रोगाणु की खोज की थी। इन्होंने जो है 1877 में किसकी खोज की थी? हैजा और टीबी रोगाणु की खोज की थी। तो ये सारे वैज्ञानिक थे और सारे वैज्ञानिक ने कुछ न कुछ जरूर खोजा है, तो इनके बारे में एक हल्का सा डिटेल है। हमारा क्वेश्चन था मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो रोनाल्ड रॉस ने 1857 में की थी और इनका संबंध अल्मेडा से है, अल्मोड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा कार्य योजना का निर्देश किसने दिया था? तो गंगा कार्य योजना का निर्देश हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी ने दिया था 1986 में, अप्रैल 1986 में दिया था। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बन जाती है, रिपीट होने का चांस ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस समय गंगा पे काफी साफ सफाई का ध्यान दे रहा है हमारे पीएम का भी। बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है गंगा को लेके, तो इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। भारत सरकार के निम्नलिखित किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए निवास गृहों का निर्माण अथवा उन्नत कराना? देखिए, घर की बात है तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि इंदिरा आवास योजना की बात हो रही है, तो इसका आंसर जो होगा इंदिरा आवास योजना ही होगा। थोड़ा सा इंदिरा आवास योजना के बारे में जान लेते हैं। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है 1985 में शुरू की गई थी। यह ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना का एक भाग था। जब ये शुरू किया गया था तो ये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना का एक भाग था। किसका भाग था? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना का। उसके बाद क्या हुआ? 1989 में इसे जो है जवाहर रोजगार योजना के साथ जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? जवाहर रोजगार योजना के साथ। जवाहर रोजगार योजना के साथ जोड़ा गया था 1989 में। इसे इंदिरा आवास योजना के नाम से पृथक कर दिया गया। इंदिरा आवास योजना के नाम से पृथक कर दिया गया, मीन्स इंदिरा आवास योजना के नाम से एक अलग से ही योजना बना दी गई। तो देखिए, इसको समझिएगा थोड़ा सा, इंदिरा आवास योजना क्यों होगा, जवाहर रोजगार योजना क्यों नहीं होगा। 1985 में ग्रामीणों को घर देने के लिए ये योजना चलाई गई थी, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना। 1989 में क्या हुआ? जवाहर रोजगार योजना चल रहा था, उसी के साथ ये योजना अटैच कर दी गई, मतलब जोड़ दी गई। और उसके बाद 1996 में क्या हुआ? इससे ये योजना अलग करके इंदिरा आवास योजना के नाम से एक नई योजना बनाई गई और उससे ही सबको आवास दिया जाने लगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा आवास योजना। ए सोल्जर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन थे? ए सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक जो है जनरल जे सिंह थे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन थे? जनरल जे सिंह। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, आपके शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक, ऑप्शन है। शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं के साथ एक स्पेशल नाम और आता है, तरुण भट्टाचार्य। इनका नाम भी क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी, तरुण भट्टाचार्य।
सितार के लिए कौन कौन फेमस है? आपके अब्दुल हालिम जाफर खान जो है, हरशंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, रईस खान, ये लोग सितार के लिए फेमस हैं। सरोद के लिए जो है अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, बहादुर खान, ये लोग सरोद के लिए हैं। और बासुरु के लिए तो बहुत कम लोग हैं, आप लोग को जानना चाहिए, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, कौन कौन है? पन्नालाल घोष, ये लोग बासुरु के लिए फेमस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये तो सबको पता होगा कि आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये इनका आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। और ये जो खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, कई लोगों को नहीं पता होता है कि ये खगोल शास्त्री थे, और ऑप्शन में खगोल शास्त्री ही रहता है, तो आप ये याद कर लीजिए कि ये एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, और इन्होंने बीज गणित तथा शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और भारत के जो है प्रथम उपग्रह का नाम इनके ही नाम पर आर्यभट्ट रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी जो है किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास है। कभी कभी निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो है आर्टिकल पूछ देता है, तो ये जो है 15K, आर्टिकल 15K के अंदर 324 से 329, आर्टिकल 324 से 329 अनुच्छेद 15K के अंदर ये निर्वाचन आयोग के बारे में सब कुछ दिया गया है, तो आप वहां से एक बार जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है, हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? देखिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, तो जो भी इसका आंसर होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला फोसोरियल या खनिक या खननशील। अब फोसोरियल फ्रॉम लैटिन फोसर डिगर, मीन्स जो खनते हैं, जैसे चूहा हो गया आपका, चूहा बिल में रहता है, बिल में रहने के लिए वो जमीन को खन के एक बिल बनाता है, तो ऐसे जानवर जो बिल बनाते हैं, बिल में रहते हैं, डिगर टाइप होते हैं, उन्हें फोसोरियल खनिक या खननशील एनिमल्स कहते हैं। इसमें आपका ब्रेजर, नेक्ड, मोल, रैट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है एर्बोरियल, वनस्पतिक, मीन्स जो पेड़ पौधों पे रहना पसंद करें, ऐसे जानवर जो पेड़ पौधों पे रहना पसंद करें वो एर्बोरियल होते हैं। एर्बोरियल एनिमल आर क्रिएचर्स हु स्पेंड द मेजॉरिटी ऑफ देयर लिव्स इन ट्रीज, दे ईट, स्लीप एंड प्ले इन द ट्री। जैसे मंकी हो गए आपके, कोलास हो गए और पोसम्स हो गए। इसी तरह अब चौथा ऑप्शन देखते हैं वोलैंट, उड़नसील। उड़नसील जानवर में आपके कौन से आ सकते हैं? फ्लाइंग एंड ग्लाइडिंग एनिमल्स, जो जानवर उड़ते रहते हैं, उनका मैक्सिमम जीवन उड़ने में ही व्यतीत होता है, उन्हें उड़नसील या वोलैंट कहते हैं। जैसे बर्ड्स, पक्षी हो गए, बैट्स, चमगादड़ हो गए, तो ये सब उड़नसील जानवर के अंदर आ जाते हैं। अब हमारा एक ऑप्शन बनता है क्रूसोरियल, ये धावी या धावनशील जानवर, ऐसे जानवर जो बेसिकली दौड़ने के लिए बने होते हैं, जैसे आपका हॉर्स हो गया। चीता आपका इस सेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि चीता जो है शिकार करने के लिए दौड़ता है, कुछ देर के लिए ही दौड़ता है, ज्यादा टाइम के लिए वो नहीं दौड़ सकता। तो हॉर्स हो गए आपके, कंगारू हो गए जो क्रूसोरियल में आ जाएंगे। तो ये चारों के बारे में मैंने आपको डिटेल दे दी है। अब इसका जो भी आंसर होगा वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ब्रायोफाइट को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहते हैं? उभयचर मीन्स एम्फीबियन प्लांट, और एम्फीबियन प्लांट में से आपको पता है ऐसे पादप जो जल और थल दोनों में रह सके, तो वे जल और थल दोनों में रहते हैं, फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड। एक ब्रायोफाइट का ये एग्जाम्पल है, ये पौधा है, और इनके नीचे जो जड़ होती है वो राइजोइड्स कहलाती है। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोसाड़ू का सबसे छोटा आकार क्या होता है? देखिए जो नग्न आंखों से कोसाड़ू देखे जा सकते हैं वो 100 माइक्रोन के होते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं। अब थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी में देख लेते हैं। देखिए ह्यूमन बॉडी में एक होता है ग्रेनुअल सेल, ये पाया जाता है कहाँ? सेरेबेलम में। सेरेबेलम के अंदर एक ग्रेनुअल सेल पाया जाता है जो स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 4 माइक्रोमीटर से 4.5 माइक्रोमीटर के साइज में होता है, ठीक है। और जो आपका आरबीसी होता है वो 5 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो है, मोस्ट साइंटिस्ट, मैक्सिमम साइंटिस्ट, जो सबसे छोटा ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल होता है वो क्या होता है? स्पर्म। स्पर्म के बाद क्या होता है? ग्रेनुले सेल एंड देन आरबीसी। अब जो सबसे छोटा वर्ल्ड में कोसाड़ू या सेल होता है वो किस नाप का होता है? 0.001
माइक्रोमीटर। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम एक पैरासिटिक बैक्टीरिया है जिसका जो डायमीटर है वो 0.001 माइक्रोमीटर है सेल का। तो ये सबसे छोटा सेल है पूरे वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? संबंधित माध्य युग के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर संघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर ये होता है, क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर एक प्रकाशीय परिघटना है, सबको पता है, जिसमें प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण आपतित होती हैं कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे। मीन्स रेयर से डेंसर में प्रवेश करें, सॉरी डेंसर से किस में प्रवेश करें? रेयर में। मतलब अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले क्षेत्र में प्रवेश करे तथा उनका जो आतन कोण हो वो क्रांतिक कोण से अधिक हो। जो भी उनका आपतन कोण हो वो क्रांतिक कोण से अधिक हो। इसको फिगर से समझते हैं। देखिए, ये जो लास्ट वाला फिगर है वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। इसमें क्या हो रहा है? देखिए, ये मीडियम आपका डेंसर है और ये रेयर है। तो डेंसर से ये किरण यहाँ पे जा रही है। अगर क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल जो है आपका क्रांतिक कोण बराबर है तो ये 90 डिग्री पे टर्न करेगी और यहां से एकदम ये 90 डिग्री पे, मीन्स ये फिर भी रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, आपकी 90 डिग्री टर्न हो जाएगी, लेकिन टोटल पूरी तरह से पूरा आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये पूरी तरह से घूम जाती है। और ये कब होता है? जब आपका क्या होता है? आपका जब आपका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। मींस जब आपका आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से, क्रिटिकल एंगल से अधिक हो। सॉरी, वो गलती हो गया था। जब आपका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। उष्मा विकिरण का अमान लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। देखिए, हीट रेडिएशन क्या होता है? हीट रेडिएशन बेसिकली क्या करती है? ये पार्टिसिपल रेडिएशन है, इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर मोस्ट बॉडीज ऑन द अर्थ। दिस रेडिएशन लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है क्वेश्चन? क्या उष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण पूछ रहा है? अमान्य लक्षण पूछ रहा है। तो देखिए, इन ए स्ट्रेट लाइन, ये तो अमान्य लक्षण नहीं है, ये सही है। वो सभी दिशाओं में चलती है, उष्मा सभी दिशाओं में चलती है, इसके लिए कोई दिशा नहीं फिक्स होता है। स्ट्रेट लाइन में भी चलती है, सभी दिशाओं में भी चलती है। प्रकाश की गति के साथ, उष्मा प्रकाश की गति के साथ भी चलती है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जल कैलोरीमीटर पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? देखिए, जल कैलोरीमीटर पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है बहुत ज्यादा उच्च होती है। जल कैलोरीमीटर की विशिष्ट ऊष्मा बहुत उच्च होती है, अतः जब जल का प्रयोग गर्म करने वाली युक्तियों जैसे गर्म जल के बोतल तथा ठंडी करने वाली में जैसे कार का रेडिएटर में होता है तो पारा की विशिष्ट ऊष्मा निम्न हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल कैलोरीमीटर पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसमें हाई स्पेसिफिक ई हीट होता है, इसलिए ये यूज नहीं होता है। बेंजीन का क्या नहीं हो सकता है? बेंजीन के बारे में क्वेश्चन है। देखिए, तो बेंजीन का जो है निराकरण नहीं हो सकता। बेंजीन का हम एलिमिनेशन कभी भी नहीं कर सकते। बेंजीन का हम, तो इसका आंसर क्या होगा? निराकरण। बेंजीन का हम निराकरण नहीं कर सकते। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? देखिए, कान के मुख्य 3 भाग होते हैं, आप सभी लोग को पता होगा, बाहरी, मध्य और भीतरी। बाहरी, मध्य और भीतरी। बाहरी कान पीना तथा श्रवण वाहिकाओं से बना होता है। किससे बना? देखिए, 3 भाग होते हैं। ये जो है किससे बना होता है? पिना से, PINNA, पिना, तथा श्रवण वाहिकाओं से बना होता है। मध्य कान में वायु होता है तथा 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। बीच में वायु और 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। जो कान का पर्दा मध्य कान की झिल्ली है और जो कान का पर्दा होता है वो मध्य कान की क्या होती है? झिल्ली होती है। सांप में कान का पर्दा नहीं पाया जाता है। तो कान का पर्दा क्या होता है? पहली बात, जो मध्य कान है उसकी झिल्ली जो है कान का पर्दा होती है
और ये सांप के अंदर, स्नेक्स के अंदर नहीं पाया जाता। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्नेक। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? देखिए, क्लोरोफिल एक हरित लवक है जो प्राय सभी पौधों में पाया जाता है, ये तो आपको पता होगा। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? Mg2+, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? Mg2+। हेक्सा मिथाइल डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? देखिए, हेक्सा मिथाइल डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से जो हमें नायलॉन 66 क्या प्राप्त होता है? नायलॉन 66। नायलॉन 66 एक पॉलीमर है। क्या है ये? ये जो है एक पॉलीमर है जो प्राप्त होता है। नायलॉन 66 के अंदर इन चीजों का क्या हो? संघनन होता है। कभी कभी पूछ देता क्वेश्चन क्या होता है, तो वो संघनन होता है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ये तो आप सभी लोग को पता होगा कि रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा का विकिरण करते हैं, गामा का रेडिएशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्फा, बीटा तथा गामा रेडिएशन। और रेडियोधर्मी तत्वों के उत्सर्जन की प्रकृति का खोज किसने किया था? अध्ययन जो है रदरफोर्ड ने एक प्रयोग के माध्यम से किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति ऑक्सीकारक है? देखिए ऑक्सीकारक के बाद प्रति ऑक्सीकारक की बात पूछ रहा है, तो ए, सी और ई में जो है प्रति ऑक्सीकारक पाया जाता है। तो इसमें कोई ऑप्शन है? सी है अपना। तो विटामिन सी जो है प्रति ऑक्सीकारक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। और ये भी आप एक चीज जान लीजिए, B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है और इसकी अल्पता से, इसकी कमी से जो है पर्निशियस एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? पर्निशियस एनीमिया। इसकी वजह से जीभ व मुंह में क्या होता है? जलन टाइप होने लगता है। पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये आप सभी लोग का पता होगा कि पत्तियों का लाल कैरोटीनाइड के कारण होता है। पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? देखिए, जब आप मध्यम मार्गी देखते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है। इंग्लिश में देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडरेट। मॉडरेट देखते हैं तो आपको कुछ कुछ समझ में आता है कि यहाँ पे गर्म दल और नरम दल की बात हो रही है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट की बात हो रही है। तो इसको जानने के लिए पहले हमको चलना पड़ेगा सूरत स्प्लिट में 1907 में। सूरत विभाजन, कांग्रेस का जो सूरत में विभाजन हुआ था 1907 में, उसके बारे में बताया गया है। ये एक क्वेश्चन आता है कि सूरत में जो विभाजन हुआ था 1907 में, वो किस नदी के किनारे हुआ था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिवर का नाम पूछा गया है, तो ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, अब क्यों हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये विभाजन इसलिए हुआ था, जो मॉडरेट, जो नरम दल के लोग थे, जो मॉडरेट नरम दल के लोग थे उस समय, मिस एक गुट बन गया था, उनका नाम मॉडरेट नरम दल रखा गया था। वो चाहते थे कि सूरत अधिवेशन में जो है रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बनाया जाए। किसको प्रेसिडेंट बनाया जाए? रास बिहारी घोष को। लेकिन जो गरम दल के लोग थे, या जिसको आप एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रेसिडेंट 1907 में किसको बनाया गया? रास बिहारी घोष को बनाया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो 1906 का अधिवेशन कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। और कलकत्ता अधिवेशन में कुछ जो है उद्घोष पारित हुए थे, उसमें से एक था स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। क्या था? स्वदेशी बहिष्कार। दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा से रिलेटेड था। दूसरा किससे रिलेटेड था? राष्ट्रीय शिक्षा से। और इसके बाद स्वशासन से रिलेटेड था। ये तीनों चीजें जब ये इनमें विरोध हो गया, रास बिहारी घोष को जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया सूरत अधिवेशन का, तो उसके बाद से ये तीनों चीजें अच्छी तरह से फॉलो नहीं हो सकी, जिसके वजह से कांग्रेस के अंदर विभाजन हो गया और इसको नाम दिया गया सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, सूरत विभाजन, जो कि ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। तो इसमें से दो लोग, जो रास बिहारी घोष को तो हमने प्रेसिडेंट बना दिया, अब गरम दल के लोग कौन कौन थे? देखिए, लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय के साथ बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये चारों लोग जो है लाला लाजपत राय के साथ थे, और ये चारों लोग अलग होके अपना एक अलग दल बना दिए, जिसको गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। तो क्वेश्चन पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडरेट।
मीन्स इसमें से कौन जो है नरम दल का नहीं है? तो देखिए आपको गरम दल याद करने में आसानी होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनको लाल बाल पाल से भी याद रख सकते हैं, अरविंद घोष। तो ये जो है गरम दल के थे, तो इस ये जो है नरम दल के नहीं थे। अगर आप मॉडरेट याद करेंगे, नरम दल के लोगों को याद करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? देखिए बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासन कब से कब तक किए थे? ये जो 1786 से 93 तक शासन किए थे, और इनके राज्य जब ये शासन किए थे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी थी जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो एक एक करके देख लेते। पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये युद्ध जो हुआ था 1789 से 92 तक हुआ था, और इसके बाद इस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, उसका नाम दिया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो ये दोनों जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ही हुआ था। और इन्होंने एक कोड अपना दिया था, ये भी कोड पूछता है तो ये तो सबको पता होगा, कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड इन्होंने सन 1793 में दिया था, और इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त, जो क्वेश्चन में पूछा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। इसमें क्या था कि किसी भी किसान को अपने हिस्से का 10/11 भाग जो है कंपनी को देना था, मीन्स उसको 11 भाग करना था, उसमें से 10 भाग कंपनी को देना था, और एक भाग जो है 1/11 भाग वो अपने पास रख सकता था। तो ये अस्थाई बंदोबस्त के रूल थे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम लागू हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने ही टाइम पे जो है प्रशासनिक सेवा शुरू की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। और सबसे पहले जो भारतीय थे 1923 में श्री आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये क्वेश्चन बहुत आता है, आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा सबसे पहले क्लियर की थी। और 1789 में इन्होंने दासों के व्यापार पर रोक भी लगाया था। किस पर रोक लगाया था? दासों के व्यापार पर। और एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसे कौन से वायसराय थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जिनकी समाधि इंडिया में है? तो यही थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनकी समाधि कहाँ पे है? गाजीपुर में, यूपी में एक जगह है गाजीपुर, वहीं पे इनकी समाधि है जो इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो है चाणक्य थे। कभी कभी चाणक्य की जगह दो नाम और दे देता है, विष्णुगुप्त करके दे देता है ऑप्शन में, या कौटिल्य दे देता है, दोनों इन्हीं के नाम है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीनों नाम एक ही आदमी के, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक यही थे। और ये जो प्रधान सेवक थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, ये प्रधानमंत्री थे। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पूछ चुके हैं। तो कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण जो है 1972 में हुआ था। और इस अधिनियम का नाम क्या था? कोकिंग, इसका नाम है कोकिंग कोल माइंस अधिनियम 1972 में ये जो है पारित हुआ था। इसके बाद एक अधिनियम पारित हुआ था कोयला खान संरक्षण और विकास अधिनियम 1974 में। इसमें कोयला संरक्षण और कोयला खानों में नए प्रौद्योगिक लगाने का कार्य सौंपा गया था। कौन सा इसके बाद नियम हुआ था? कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम 1974। इसके थ्रू जो है कोयला के जो संरक्षण पे, कोयला खान में नए प्रौद्योगिकी के विकास में, खानों में सुरक्षा और खनन कार्य में सहायता जैसी गतिविधियों का खर्च चलाने के लिए जो है इस अधिनियम को लाया गया था, कोयले खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम 1974। लेकिन इसका जो नेशनलाइज्ड राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1972 में। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा था? देखिए एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक जो है एडम स्मिथ थे। किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने लिखा था। इनके बारे में भी देख लेते हैं। डेविड रिकॉर्डो, डेविड रिकॉर्डो ने द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन बुक लिखी थी। डेविड रिकॉर्डो ने कौन सी बुक लिखी थी? द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। श्रीमती जॉन रॉबिन्स, इन्होंने द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल बुक लिखा था। कौन सा बुक लिखा था? इन्होंने बुक लिखा था द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ,
इन दोनों के लेखक M.K. गांधी, श्री महात्मा गांधी जी थे। कौन कौन से बुक? इंडिया ऑफ माई ड्रीम एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा था। जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी देख लेते हैं, जो इनकी दो मेन बुक है जिसके बारे में पूछता है। पहली है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरी बुक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दो बुक जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखी थी। M.K. गांधी ने इंडिया माई ड्रीम्स एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी थी। J.B. कृपलानी ने भी कुछ अच्छी बुक लिखी थी, उनके बारे में भी देख लेते हैं। आपके J.B. कृपलानी ने 3 मेन बुक लिखी थी, 2 मेन बुक थी। पहली थी गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, गांधी हिज लाइफ एंड थॉट। दूसरी बुक थी द नाइटमेयर एंड आफ्टर, द नाइटमेयर एंड आफ्टर। तो ये इनकी 2 मुख्य बुकें थे जिनके बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे था? तो देखिए गांधी के जो है दांडी मार्च का संबंध आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से था और इसी के थ्रू इन्होंने जो है नमक कानून तोड़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कब हुआ था? 1930 में, 1930 में जो है इन्होंने दांडी मार्च किया था। अब यहां से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड। पहले समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसे है। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जब छोटी छोटी बातें करते हैं, छोटे से मतलब केवल अगर एक घर का, जैसे एक देश के अंदर अगर केवल एक घर के इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इसको हिंदी में सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं। ठीक है, इनका जो मूल सिद्धांत होता है कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइस ऑफ थ्योरी, कीमत का सिद्धांत। क्यों? देखिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों, छोटे छोटे चरों तथा व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का जब अध्ययन किया जाता है, मींस अगर एक स्टेट, एक राज्य, एक देश के अंदर केवल एक घर, अब एक घर किसी का व्यक्तिगत ही होगा, कोई, अब चलिए एक घर से भी छोटे इकाई में पहुंच जाते हैं। अगर एक इंसान केवल अपने केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करे, इकोनॉमिक्स के बारे में जाने, अपने खर्च को देखे, कहाँ पे उसने खर्च किया है, कहाँ से उसको निवेश हुआ है, कहाँ से फायदा हुआ है, कहाँ से लॉस हुआ है, इन सब के बारे में देखे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो इसको क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी, कीमत का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एग्रीगेट डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड बग्ड बाय परचेजिंग पावर। डिमांड इन इकोनॉमिक्स इन, तो जो मैंने डिमांड एंड सप्लाई का लेक्चर आपको पढ़ाया है वहां, यहाँ पे इसको आई बॉक्स के पास लिंक दे रहा हूं, अगर आप अभी तक नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा कि अर्थशास्त्र, डिमांड इन इकोनॉमिक्स मींस क्रय शक्ति पर आधारित मांग, डिमांड बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। क्यों? अब थोड़ा समझते हैं। देखिए अर्थशास्त्र में मांग एक प्रभावी इच्छा है जिसमें 3 बातें शामिल है। 3 बातें हमने बताई थी, कौन कौन से शामिल है? पहली बात वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, पहली बात डिजायर, लेकिन केवल डिजायर हो तो वो मांग नहीं होता है। सेकेंड चीज वस्तु को खरीदने के उपलब्ध सामान, मींस अगर आपको एक कार खरीदनी है तो आपकी इच्छा होनी चाहिए और उसके लिए आपको पास पैसा होना चाहिए। बिना पैसा के आप कार नहीं खरीद सकते, तो वो सामान होना चाहिए। और साधनों को खर्च करने की तत्परता, अगर आपको कार और घर दोनों खरीदना है तो आपको घर की जगह कार पे ही वो पैसा खर्च करना चाहिए। जो आपके पास पैसा है मींस साधनों को खर्च करने की तत्परता। ये 3 चीजें थी जो बहुत पहले से चली आ रही। अब कुछ नए अर्थशास्त्रियों ने 2 नए चीज जोड़े हैं डिमांड में। पहला है वस्तु प्राप्ति की इच्छा कीमत विशेष से होना, और दूसरा है मांग का संबंध किसी समय विशेष से होना। ये दोनों आप कहीं नोट कर लीजिए। पहला है वस्तु प्राप्त की इच्छा कीमत विशेष से होना, दूसरा है मांग का संबंध किसी समय विशेष से होना। तो ये चीजें थी। मांग कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप देख लीजिए। मूल्य मांग होता है, मूल्य मांग, आय मांग और आड़ी या तिरछी मांग। सेकंड क्या होता है? आय मांग, एंड थर्ड आड़ी या तिरछी मांग। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ होता है क्रय शक्ति पर आधारित मांग, कि आप वो सामान खरीद सकते हैं या नहीं। गृहिणी के हाथ का औजार क्या है? देखिए अ हैमर इन द हैंड ऑफ अ हाउस वाइफ इज अ गुड। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। उपभोक्ता आप जानते हैं, कंज्यूमर क्या होता है, कैपिटल के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। मुक्त और मध्यस्थ, ये दोनों चीज आप नहीं पढ़े, ये दोनों चीज हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए
पहली बात, वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु उसे कहते हैं जो उत्पादन के द्वारा प्राप्त होता है या प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इतना तो आप सभी लोग समझ रहे हैं कि वस्तु जो है किसे कहते हैं। दो तरीका होता है, जो उत्पादन के द्वारा प्राप्त होता है या प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, वो दोनों वस्तु है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, जो विनिमय के लिए उपलब्ध है, ये भी हो सकता है कि जो खरीद फरोख्त के लिए उपलब्ध है, जो विनिमय के लिए उपलब्ध है, ये भी वस्तु हो सकता है। तो तीन तरह से वस्तु को जाना जा सकता है। अब मुक्त वस्तु किसे कहते हैं? मुक्त वस्तु वह है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मीन्स अगर कोई चीज बहुत ज्यादा उपलब्ध है तो उसे कोई भी ले सकता है, तो क्या हो गई? मुक्त वस्तु हो गई। क्या हो गई? मुक्त वस्तु। अब जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप मूंगफली की दुकान पे जाइए किसी, तो आप एक मूंगफली उठा खा लेते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सस्ती है और बहुत ज्यादा उपलब्ध है। लेकिन अब कहीं ऐसी चीज पे जाइए, क्या आप गोल्ड का एक दाना उठा के ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी है और उपलब्ध भी नहीं है। तो मुक्त वस्तु किसे कहते हैं? जो बहुत ज्यादा उपलब्ध हो, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और इसकी औसत लागत नहीं होती है। जैसे वायु, आप वायु भी समझ सकते हैं। वायु हो या वो मूंगफली हो, जो आपने एक मूंगफली खाई, उसके लिए आपको कुछ लागत नहीं देना पड़ता, कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है। तो मुक्त वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और जिसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़े। और इंटरमीडिएटरी वस्तु, मध्यस्थ वस्तु क्या होती है? जो उत्पादन में सहायता करता है। जो वस्तु उत्पादन में सहायता करे वो मध्यस्थ वस्तु होती है। तो गृहिणी के हाथ का औजार क्या है? देखिए, गृहिणी क्या करती है? घर में वो खाना बनाती हैं, उत्पादन करती हैं, प्रोड्यूसर करती हैं, तो उनके हाथ का औजार क्या होगा? इंटरमीडिएटरी, मध्यस्थ वस्तु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा सीमित के बेसिक मूल आधार क्या है? तो आप ये तो सब लोग जानता है कि लोक लेखा सीमित जो है सर्वाधिक निकायों, ट्रेंडिंग और विनिर्माणों, स्कीमों और परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरण की जांच करती है। तो इसका ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि ए में आंसर मिल गया। बेसिकली देखिए, लोक लेखा सीमित भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और महालेखा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करती है। किसकी जांच करती है? विनियोग की, वित्त लेखा की, महालेखा नियंत्रक की और लेखा परीक्षक की। इन लोगों की रिपोर्ट की जांच करती तथा यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन संसद के निर्णय के अनुरूप ही तो खर्च हुआ है, कहीं अव्यय, हानि या निरर्थक तो नहीं किया गया। तो यह है लोक लेखा समिति। भारतीय संविधान कैसा है? देखिए, भारतीय संविधान का जो ढांचा बना था वो एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ संघात्मक भी है। मीन्स भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघीय है, पूरी तरह से संघीय नहीं है, 1/2 है, और न ही एकात्मक भी पूरी तरह से नहीं है, इन दोनों का आधा है। तो इन दोनों का ये मिक्सर बनेगा अर्ध संघीय या संघीयवत, क्वासी फेडरल भारतीय संविधान। तो ये कुछ चीजें थी